दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज हम लोग फिर से अपने जीव विज्ञान की सीरीज़ को, और ये हमारा आज का अगला वीडियो है। जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा था वहीं से आगे, ठीक है। तो जैसे आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्पादक किसे कहते हैं। तो उत्पादक स्वजीवी होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें ही हम क्या कहते हैं, उत्पादक। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे। और स्वयं भोजन कौन बनाता है, हरे पौधे, इसीलिए उत्पादक किन्हें हम कहेंगे, हरे पौधों को। ठीक। इसके बाद हमारा अगला है, घटपर्णी या नेपेंथीस का पौधा कहाँ उगता है। तो घटपर्णी या नेपेंथीस का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है। घटपर्णी या नेपेंथीस का पौधा कीटभक्षी होता है। जैसे आपसे प्रश्न इसे डायरेक्टली पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा कीटभक्षी होता है, तो यह क्या होगा, आपका घटपर्णी होगा। यह प्रायः ऐसी मृदा में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होगी, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहार बना लेते हैं। ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पूछता है आपसे कि घटपर्णी के पौधा में जो कीटों को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो आपको ध्यान रखना है वो पत्तों का यूज़ करता है। ठीक है, वो इस तरह से आपका फैला होगा जैसे ही कीट आपके आएंगे और उसको जो है तुरंत बंद हो जाता है और पकड़ लेता है। ठीक है। और इसके बाद अगला है, द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, प्राथमिक उपभोक्ता को भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करने वाले जंतु गौण उपभोक्ता कहलाते हैं या द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो आपको यह बात ध्यान रखना है कि प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहेंगे, हरे पौधों को कहेंगे, और उन्हें जो ग्रहण करेंगे उन्हें क्या कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विबंधक या अपघटक क्या हैं। तो विबंधक या अपघटक मृतोपजीवी होते हैं जो कि अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। अपघटक का मतलब ये होता है कि जैसे हम आपको जब पढ़ाएंगे पर्यावरण तो उसमें बताएंगे, लेकिन अपघटक जैसे आप बैक्टीरिया कह सकते हैं या तो वायरस कह सकते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे जो जीव मर जाते हैं, आप जानते हैं भैंस का, इस तरह की चीज़ें, तो उन सब के मरने के बाद ये क्या करते हैं, उनको हल्का हल्का ख़त्म करके मिट्टी में मिलाने का कार्य करते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अपघटक। और ये क्या करते हैं, निश्चित रूप से प्रकृति की सफाई करते हैं, इसीलिए अपघटक को हम प्रकृति का मेहतर भी कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय पौधे किसे कहते हैं। तो मरुस्थलीय या मरुद्भिज पौधों में कैक्टस, मदार, ब्रायोफिलम, घिक्वार इत्यादि पौधे आते हैं जो कि शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये शुष्क वातावरण में उगेंगे। ठीक है। जैसे राजस्थान में ये सब पौधे पाए जाते हैं और विदर्भ क्षेत्र में भी ये सब पौधे पाए जाते हैं। मरुद्भिज पौधों की जड़ें प्रायः क्या होती हैं, लंबी होती हैं। क्यों होती हैं, जबकि तने छोटे व रूपांतरित होते हैं। अब मैंने अभी कहा कि इनके पौधे या पौधों की जड़ें प्रायः क्या है, लंबी होती हैं। इसका रीज़न क्या है, तो ये पौधे पानी की तलाश में क्या होते हैं, नीचे की ओर अपनी जड़ों को ले जाते हैं, इसीलिए इनके पौधों की जड़ें नीचे जाती हैं। जबकि जहाँ पे वर्षा की अधिकता होगी वहाँ के पौधे लंबे ज़्यादा होते हैं और उनकी जड़ें ज़्यादा नीचे नहीं होती, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश की तलाश में ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं। जलोद्भिज पौधे किसे कहते हैं, तो हाइड्रोफाइट्स या जलोद्भिज पौधे। आप पहले तो यही ध्यान रखें कि जलोद्भिज पौधों को क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स। जल में बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं।
इनमें बड़े बड़े अंतराकोशीय स्थान होंगे जो वायु से भरे होंगे और पौधों को तैरने में सहायक होंगे। लवणोद्भिद पौधे किसे कहते हैं? तो लवणोद्भिद पौधे उन पौधों को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये कहेंगे कि निश्चित रूप से ये पौधे जो खारे जल में होते हैं उनमें भी क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। और इसके बाद एक प्रश्न आपसे पूछा है, अधिपादप किसे कहते हैं? तो अधिपादप वे पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधों पर यांत्रिक अवलंब के लिए लगे रहते हैं, न कि पोषण हेतु। जैसे आर्किड एक पौधा है जो क्या है? अधिपादप है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो आप जानते हैं जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प है, और यह प्रश्न आपसे पूछा है। ठीक है, यह पौधे के प्रजनन में क्या होता है? सहायक होता है। आप जानते हैं बिना प्रजनन के किसी भी जीव या पौधे की उत्पत्ति नहीं होगी, इसलिए सबसे आपका महत्वपूर्ण भाग क्या होगा? पुष्प होगा। फिर इसके बाद हमारा अगला है, घन कंद क्या है? तो अदरक प्रकंद का, मतलब जो अदरक होगा ये प्रकंद का उदाहरण है। स्तंभ कंद आलू का, लहसुन सल्क कंद का, और सूरन या जिमी कंद घन कंद का उदाहरण है। गन्ना आलू व अदरक किसके उदाहरण हैं? तने का रूपांतरण है। जैसे आप जानते हैं पूछता है आलू क्या है? तना है। ठीक है, गन्ना क्या है? तना है। अदरक क्या है? तना है। अर्थात इनका संग्रह क्या कहलाता है? तना। सलजम गाजर और शकरकंद जड़ों के रूपांतरित भाग हैं, इनका संग्रह क्या कहलाता है? जड़। मतलब जो हम गाजर खाते हैं, सलजम और शकरकंद खाते हैं, ये सब क्या है? एक प्रकार की जड़ हैं। मटर किस कुल का पौधा है? तो मटर लेग्यूमिनेसी कुल का एक वर्षीय शाकीय पौधा है। गन्ना किस कुल का पौधा है? तो गन्ना ग्रेमिनी व पोएसी कुल का पौधा है। मुझे लगता है कि जहाँ हम लोगों को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, कुछ रटने की चीज़ें हैं, तो बस इसके बारे में एक नज़र देखते चलते हैं। लौंग किस कुल का पौधा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछता है। इसका कुल नहीं पूछता ज़्यादा, लेकिन ये पूछता है कि ये क्या है। तो आप जानते हैं लौंग एक प्रकार की सूखी हुई पुष्प कलिका होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है लौंग मेर्टेसी कुल के अंतर्गत आता है। वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका से यह प्राप्त किया जाता है। केसर किस कुल का पौधा है? केसर, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि एक प्रकार का मसाला है, इरिडेसी कुल के अंतर्गत आता है, और यह पुष्प की वर्तिका या वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। अक्सर ये पूछता है कि यह किससे प्राप्त किया जाता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। और एक बार यह पूछा था कि भिंडी कैसा फल है, तो ध्यान रखना है कि भिंडी एक प्रकार का कैप्सूल फल है। हल्दी का खाने वाला भाग कौन सा है? तो हल्दी का खाने वाला भाग प्रकंद कहलाता है, और यह जिंजीबरेसी कुल का पौधा है। आपको ध्यान रखना है कि भिंडी जैसे हम लोग सब्जियों के अंतर्गत मानते हैं, लेकिन यह एक प्रकार का फल का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है यह। सोरोसिस फल किसे कहते हैं? तो सहतूत अनानास कटहल का फल सोरोसिस फल कहलाता है। काजू व सिंघाड़ा फल नट कहलाता है। सिंघाड़ा का हम क्या खाते हैं? बीज खाते हैं, और लीची का बीज चोल खाया जाता है। बीज चोल का मतलब उसके अंदर का जो भाग है उसी को हम खाते हैं, और सिंघाड़े का भी हम बीज खाते हैं, मतलब ऊपर का निकाल के उसको जो है बीज वाले भाग को ही खाते हैं। पोम फल किसे कहते हैं? तो सेब व नाशपाती का फल पोम कहलाता है, जबकि खीरा, खरबूजा, लौकी का फल पीपो फल कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे एक प्रश्न पूछता है कि झूठा फल किसे कहते हैं? तो जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग शामिल हो,
तो ऐसे फल को झूठा फल या फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे काजू व नाशपाती। इसके बाद हमारा अगला है कुनैन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, कई बार आपसे पूछा है, क्योंकि कुनैन एक प्रकार की पौधे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है, और आप जानते हैं इसका उपयोग किस में होता है, मलेरिया के उपचार में, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कुनैन मलेरिया के उपचार में एक प्रसिद्ध औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। यह सिनकोना नामक आवृतबीजी पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया हेतु आर्टीथर, एट्रिबिनन, क्लोरोक्वाइन आदि का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्लोरोक्वाइन क्या होता है, तो हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वाइन, कोरोना के समय में इसकी बड़ी डिमांडें थी। हालांकि तो इसका उपयोग भी किस में होता है, मलेरिया के उपचार में। कपास को किससे प्राप्त किया जाता है, तो सन, पटसन तथा जूट के तनों की रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है, जबकि कपास को फलों में स्थित बीज के बीजावरण से लगी रेशों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यह बीज के बीजावरण में लगी रेशों से प्राप्त किया जाएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न है, अच्छा इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे जो, तो यह आपको ध्यान रखना है कि किस फल से कौन सा, या जैसे मान लीजिए पपीते का पीला रंग है तो वह किसके कारण होगा, सेब में लालपन किसके कारण होगा, इन सब का अध्ययन आगे हम लोग करते हैं। ठीक, पपीता का वानस्पतिक नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका वानस्पतिक नाम है कैरिका पपाया, और इसमें उपस्थित पपैन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। इसका पीला रंग किसके कारण होगा, तो इसका पीला रंग कैरिका जेंथिन के कारण होता है। ठीक है, सेब के फल में लाली का क्या कारण है, मतलब सेब के फल में लालपन का क्या कारण है, तो एंथ्रोसाइनिन नामक तत्व पाया जाता है, जिसके कारण यह लाल होता है। गाजर का रंग नारंगी और टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है, तो गाजर कैरोटीन के कारण नारंगी होता है, जबकि टमाटर लाइकोपिन के कारण लाल होता है। हल्दी का रंग पीला किसके कारण होता है, तो जैंथोफिल के कारण हल्दी का रंग पीला होता है। ठीक, चुकंदर में कौन सा वर्ण होता है, तो चुकंदर में विटरनीन नामक वर्ण होता है। लहसुन व प्याज की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या होता है, तो सल्फर या सल्फेनिक यौगिक के कारण लहसुन या प्याज से गंध आती है। आप जानते होंगे कि लहसुन या प्याज में सल्फर यौगिक पाया जाता है, और उसमें निश्चित रूप से सल्फेनिक यौगिक होगा, इसी के कारण इसमें गंध प्राप्त होता है या गंध आती है। अब मिर्च में तीक्ष्ण या तीखापन किसके कारण होता है, तो कैप्सेसिन नामक तत्व के कारण आपका मिर्च में तीक्ष्णपन या तीखापन होता है। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जंतु जगत में किसे शामिल किया जाता है, तो जंतु जगत में समस्त कशेरुकी व अकशेरुकी जीवों को शामिल किया जाता है। कशेरुकी का मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, और अकशेरुकी का अर्थ है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाया जाता है। जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की होती है, ये भी ध्यान रखना, ये भी प्रश्न पूछा है कि जीव जगत में सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है, कीटों की। कीट किस संघ के अंतर्गत आएगा, संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत यह आता है। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, सभी एक कोशिकीय जीवों में जनन कैसे होता है, तो सभी एक कोशिकीय जीवों में जनन अलैंगिक विधि से होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, किंतु इसमें जनन द्विखंडन विधि से होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैं आपको सिर्फ 15-15 मिनट की वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप आसानी से अपने समय को भी बचा सकें और अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवाइज कर सकें।
और अपनी पढ़ाई को या तैयारी को अच्छी तरह लगाएं। दोस्तों, समय का सही उपयोग करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद, नमस्कार।